नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज ब्लॉक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांतों की स्लाइड दिख रही है। ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो या छोटे छोटे कंटेंट्स को लेकर के तैयार किया है। वो आप जैसा जानते होंगे कि अभी आगामी परीक्षा हमारी सीटेट परीक्षा जो 21 जनवरी को है, उससे संबंधित कुछ यहाँ पर सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बुद्धि के सिद्धांत शॉर्ट में मैंने क्यों लिए, क्योंकि इसका ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और बहुत सारे इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं कि सबसे पहले बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, ठीक, या बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, बुद्धि के परीक्षण क्या होते हैं, ठीक, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अभी उपस्थित होंगे दूसरा वीडियो लेकर के। तो वो उन सभी में से सबसे जो महत्वपूर्ण हमने टॉपिक लिया है वो है बुद्धि के सिद्धांत। और यहाँ हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि की प्रकृति एवं संरचना को स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी, ठीक, जिनमें से यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत। बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत, यहाँ पर आप लोगों को जानना होगा कि ये जो बुद्धि का हमारा एक इकाई सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसमें ये याद रखेंगे कि ये सिद्धांत किसके द्वारा वर्णित किया गया या कि इसके प्रतिपादक इस सिद्धांत के कौन थे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लेविस एम टर्मन, विने स्टर्न। तो ये तीन मनोवैज्ञानिक यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं कि लेविस एम टर्मन का नाम भी आ रहा है, ठीक, अल्फ्रेड विने का भी नाम आ रहा है और स्टर्न महोदय जी का भी नाम आ रहा है। तो इस सिद्धांत के सिद्धांतकार बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत अर्थात लेविस एम टर्मन तथा विने एंड स्टर्न, इन तीनों के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत यानी बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का राजकीय सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत, इन भिन्न भिन्न नामों से इसे संबोधित किया जाता है। हमारी परीक्षाओं में ये जरूरी नहीं है कि एक ही नाम पर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो कहीं दूसरी परीक्षा में, दूसरे एग्जाम में यहाँ पर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ऐसे नाम दिया जा सकता है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया जाता है, एक खंड सिद्धांत दिया जाता है, ठीक, या राजकीय सिद्धांत दिया जाता है या निरंकुशवादी सिद्धांत दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये सारे नाम एक साथ याद रखने होंगे कि ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं ये हमारे लेविस एम टर्मन, विने स्टर्न, ठीक, लेविस एम टर्मन और अल्फ्रेड विने तथा स्टर्न महोदय के नाम पर इन तीनों सिद्धांतों का हमें याद रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस एक इकाई सिद्धांत के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पर ऐसा दिया गया कि एक परिभाषा के रूप में कि बुद्धि एक इकाई के रूप में कार्य करती है, बुद्धि एक अविभाज्य एवं अखंड इकाई के रूप में काम करती है। और ऐसा विचार देने के लिए यहाँ पर हमारे कौन आगे हुए, तो स्टर्न महोदय, अर्थात स्टर्न महोदय के द्वारा ऐसा यहाँ पर कहा गया कि बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य इकाई है, अर्थात सभी मानसिक शक्तियों का योग है, या अर्थात हमारे बॉडी में जितनी भी मानसिक शक्तियां होती हैं उन सभी मानसिक शक्तियों का एक बंडल्स है और उस बंडल्स को हम एक समूह के नाम से जान सकते हैं, एक खंड के नाम से जान सकते हैं, इसलिए इसे एक इकाई सिद्धांत नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर। फिर से पुनः याद रखें कि बुद्धि के जो हमारे सिद्धांत है इसमें से पहला सिद्धांत बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, राजकीय सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कोष्टक में जॉनसन साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो जॉनसन साहब हैं हमारे, ठीक, इन्होंने इस एक इकाई सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहकर संबोधित किया गया था, ठीक है। तो ये जॉनसन के द्वारा इन सभी सिद्धांतों को
इन सभी सिद्धांतों को अर्थात कौन से, एक इकाई, एक कारक, एक तत्व, एक खंड और राजकीय, इन सिद्धांतों को जॉनसन महोदय के द्वारा निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ठीक इसे अलग कर दिया गया था, अर्थात इसे ये कहा गया कि इसके अलावा हमारी बुद्धि अन्य खंडों से भी मिल सकती है, या बुद्धि हमारी द्विकारक भी हो सकती है, त्रिकारक भी हो सकती है, इसलिए इसकी कटु आलोचना की गई। आलोचना के बाद फिर एक इसका नया जो सिद्धांत हमारा सामने आता है, तो उस सिद्धांत का देखिए दूसरे नंबर का जो हमारा सिद्धांत है वो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए दो शब्द आ रहे हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। ये देखिए द्विकारक और त्रिकारक, अर्थात यहाँ पर दो कारकों के माध्यम से या हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो दो एक फैक्ट के रूप में या दो कारक के रूप में ठीक विद्यमान होती हैं, या फिर बाद में उन्हें तीन कारक का रूप दिया जाता है। तो त्रिकारक सिद्धांत और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इन दोनों का प्रतिपादक किसे माना जाता है? चार्ल्स स्पीयरमैन को माना जाता है। हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन साहब थे, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जब द्विकारक सिद्धांत वर्णित किया तो इस द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने दो कारकों को लिया था, और उनमें से दो कारक क्या थे? एक था हमारा जी कारक और एक था एस कारक। यहां पर ये देखेंगे कि जी कारक और एस कारक क्या है। जी कारक और एस कारक अर्थात हमारे सभी के मन में कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, इसलिए जी को सामान्य मानसिक योग्यता कारक कह दिया गया था। जो जी कारक होता है, जी फैक्टर होता है, इसे सामान्य मानसिक योग्यता कहा जाता है। सामान्य मानसिक योग्यता कारक, सामान्य मानसिक योग्यता कारक। और ये जो दूसरा दिया है एस कारक दिया हुआ है, तो एस कारक का यानी मीन्स यहां पर बतलाया गया विशिष्ट योग्यता कारक, विशिष्ट योग्यता कारक, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ सामान्य विचारधाराएं होती हैं, सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं, और उसी व्यक्ति के मन में एक विशिष्ट योग्यता होती है, अर्थात स्पेशल फैक्टर होता है उसके अंदर। इसलिए इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना गया, जी कारक और एस कारक। फिर स्पीयरमैन ने ही और विचार फिर से किया कि इसे त्रिकारक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसमें सामान्य मानसिक योग्यता भी होती है, विशिष्ट मानसिक योग्यता भी होती है, और एक जो तीसरा व्यक्ति होता है उसमें सामान्य मानसिक ठीक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता तो होती है, लेकिन ये दोनों एक साथ होती हैं। इसलिए यहां पर उसका कारक बन गया था G प्लस एस। क्या बन गया? G प्लस एस, अर्थात जनरल मानसिक योग्यता कारक और स्पेशल ठीक मानसिक योग्यता कारक, इन दोनों कारकों को मिला करके यहां पर इसका नाम दे दिया गया था समूह योग्यता कारक, समूह योग्यता कारक। अर्थात तीसरा जो कारक लिया गया था बुद्धि का, उसे नाम दिया गया था समूह योग्यता कारक। सामान्य मानसिक योग्यता कारक, विशिष्ट योग्यता कारक और समूह योग्यता कारक। इस प्रकार से ये बन गया हमारा त्रिकारक सिद्धांत। और जब हम दो कारक केवल लेते हैं, ठीक, जी और एस कारक लेते हैं, तब ये होगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। जब इसी में से दोनों को सम्मिलित कर देते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक समूह योग्यता कारक उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है। अब इस जी कारक सिद्धांत को एक नाम और दिया जाता है राजतंत्रीय सिद्धांत, क्योंकि जी का मीन्स यहाँ पर बतलाया गया कि राजा होता है, और एस का मीन्स यहाँ पर बतलाया गया कि ये तंत्र होता है या प्रजातंत्र होता है। ठीक है, प्रजातंत्र। इसलिए इस प्रजातंत्र कारक और इस राजा के कारक को दोनों को मिला करके यहाँ पर बन जाता है सिद्धांत का नाम, तीसरा नाम आ जाता है ठीक राजतंत्रीय सिद्धांत। राजतंत्रीय सिद्धांत, राजतंत्रीय सिद्धांत, अर्थात ये तीसरा यहाँ पर सिद्धांत हमें मिल गया। दो सिद्धांत तो हमारे ऑलरेडी थे कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, और तीसरा ये सिद्धांत हमें यहाँ पर निकल कर आया कि राजतंत्रीय सिद्धांत।
क्यों राजतंत्रीय सिद्धांत कहा गया कि जो जी कारक होता है वो राजा के समान कार्य करता है और एस कारक होता है वो प्रजा के समान कार्य करता है, इसलिए हम एक साथ इसे राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। तो याद रखना होगा, स्पीयरमैन के द्वारा, जो चार्ल्स स्पीयरमैन साहब थे, इनके द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। हाँ, इसमें अभी एक शब्द यहाँ पर जो आया है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक, और पहले सिद्धांत में आया था बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत। यहाँ पर कभी कभी कोई चीज, ठीक, ऐसे हमें कंफ्यूज करती है, कोई ऐसे कंटेंट्स आ जाते हैं कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस डालते हैं, इसलिए हमें कभी भी इन शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारे पास पर्याप्त कॉन्सेप्ट हैं तो हम उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है या बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत है, ठीक, अगर यहाँ पर बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत ना होकर के बुद्धि का इकाई सिद्धांत आ जाता है, बुद्धि का इकाई सिद्धांत, बुद्धि का इकाई सिद्धांत, अगर ऐसा प्रश्न आ गया, यहां लिखा है बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत, और वहां पर हमारा दूसरा प्रश्न सामने किस रूप में मिलता है कि बुद्धि का इकाई सिद्धांत। अब देखिए यहां पर एक शब्द अलग हो गया, ये जो शब्द आपको दिख रहा है तो एक शब्द इसका अलग कर दिया गया, सीधे रख दिया गया कि बुद्धि का इकाई सिद्धांत। एक यहां जो लिखा हुआ है इसको हमने अलग कर दिया, और अगर बुद्धि का इकाई सिद्धांत आता है तो यहां पर हमारे राइटर्स का नाम चेंज हो जाएगा, स्टर्न एंड जॉनसन। इस राइटर्स का नाम यहां पर क्या आ जाएगा, स्टर्न एंड जॉनसन, स्टर्न एंड जॉनसन, ठीक। तो ये हमारा एक क्रॉस क्वेश्चन है, कहां पर बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, ठीक, एक इकाई सिद्धांत जो ये दिया गया है, इसका हमारा एक ये जो सिद्धांत यहां पर दिख रहा है, ये इसे कंफ्यूज करने के लिए है, हम आपके लिए कंफ्यूज करता है। लेकिन जब जो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक दूसरे की कमियां या एक दूसरे के कॉन्सेप्ट में जो कमी उन्होंने देखी, उस कमी को अपने नाम पर, ठीक, यहां पर वर्णित कर दिया। अर्थात बुद्धि का जो इकाई सिद्धांत है वो स्टर्न एंड जॉनसन, और बुद्धि का एक इकाई सिद्धांत है वो लेविस एंड टर्मन बिने स्टर्न के द्वारा दिया गया। तो ये हमारा यहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चन है इसे विशेष ध्यान रखेंगे। और अब चलते हैं हम बुद्धि का जो तीसरा सिद्धांत है हमारा, ये हमारा जो बुद्धि का तीसरा सिद्धांत है, देखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अभी हमने पढ़ लिया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत, ठीक। अब बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत, और तीसरे नंबर पर आते हैं हम बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इस बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे E.L. थॉर्नडाइक। ये हमारे E.L. थॉर्नडाइक साहब जो थे, ठीक, इन्होंने, ठीक, बुद्धि को वर्णित करने के लिए बहुत सारे कारकों को मानसिक योग्यताओं के रूप में स्वीकार किया कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का एक समूह होता है, ठीक। तो उसने उस समूह का नाम कुछ और बतलाया, और उस समूह के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म मानसिक योग्यताएं हमारी विद्यमान रहती हैं, उनका नाम इन्होंने अलग से बतलाने का प्रयास किया। अर्थात इस जो राउंड में, इस सर्कल में, इस गोले के अंदर जो सब पॉइंट्स ये हमारे दिख रहे हैं, ये हमें क्या बतला रहे हैं कि हम हैं कौन, तो हम हैं मानसिक योग्यताओं के खंड। हमारे शरीर के अंदर या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी मानसिक शक्तियों का समूह पाया जाता है, बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं, कुछ उसमें से सामान्य मानसिक योग्यता होती हैं, कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यताएं होती हैं, और कुछ समूह मानसिक योग्यताएं होती हैं। अर्थात सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी हैं, ठीक है, सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी हैं। इसलिए उनको यहाँ पर वर्णित करने के लिए हमारे E.L. थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी सिद्धांत का जो दूसरा नाम था बुद्धि का बहुतात्विक सिद्धांत, बुद्धि का आणविक सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, और बुद्धि का यानी यहाँ पर बालू का सिद्धांत। देखिए ये भिन्न भिन्न नाम जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए,
इसमें से बहुकारक सिद्धांत, बहुतात्विक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत। तो यहां पर हमें ये सभी नाम याद रखने होंगे, क्योंकि अगर ये नाम याद हैं, ठीक, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, ठीक। और ये किसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो E.L. थॉर्नडाइक साहब के द्वारा प्रतिपादित किए गए। यहां पर देखिए, ये जो मैंने यहां पर ये सिंबल बनाने का प्रयास किया है, तो ये जो संकेत है हमारा, ये क्या होगा, अणु। मान लीजिए कि ये जो एक घेरा है, गोला है, ठीक है, ये क्या है, अणु। और इस अणु का निर्माण किससे हुआ है, तो थोड़ा सा रसायन शास्त्र की भाषा में जानेंगे कि हमारी केमिस्ट्री कहती है, रसायन शास्त्र कहती है, ठीक है, कि परमाणु बड़ा कि अणु, तो इसमें से हमारा बड़ा होता है अणु। अर्थात बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के जिस तरह से अणु का निर्माण होता है, इसी तरह बहुत सारे बौद्धिक मानसिक योग्यताओं से मिलकर के हमारे एक बुद्धि के मूल कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो है मानसिक योग्यताएं हैं, और इन मानसिक योग्यताओं को हमने क्या कह दिया, परमाणु, ठीक है। मानसिक योग्यताओं को हमने कह दिया परमाणु, और इन मानसिक योग्यताओं की जो पोटली है, उस पोटली को हमने कह दिया अणु। तो इस तरह से इस सिद्धांत का यहां पर नाम दिया गया कि आणविक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को आणविक सिद्धांत के नाम से, इस अणु की वजह से आणविक सिद्धांत नाम दे दिया गया। और ये जो अणु के अंदर परमाणु विद्यमान है, अर्थात परमाणु नहीं होते तो अणु नहीं होता, क्योंकि परमाणु एक अविभाज्य इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। इसी तरह से यहाँ पर ये परमाणुवादी सिद्धांत इसका नाम दे दिया गया, और यहाँ पर बालू का सिद्धांत दे दिया गया। जिस तरह से बालू में बहुत सारे जो कण होते हैं, ठीक, वो समस्त कण आपस में मिल करके, ठीक है, एक दीवार का निर्माण या एक फर्श का निर्माण करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी मानसिक शक्तियों का समूहन होता है। वो मानसिक शक्तियां सारी एक साथ मिल करके हमारी बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और उसे हमने जान लिया, वही बुद्धि है। यहाँ वुडवर्थ साहब भी आकर कुछ कह गए थे कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये वुडवर्थ साहब का कथन था। इसके बाद यहाँ पर हमारे बकिंघम साहब ने कहा था कि किसी भी तर्क संगत एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, या कार्य करने की जो हमारी योग्यताएं होती हैं, उन्हीं योग्यताओं को ही बुद्धि कहा जाता है। अर्थात इसे हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को तर्क संगत रूप से या उद्देश्यपूर्ण तरीके से जब हम करने की योग्यता रखते हैं, तो उसी योग्यता को, उसी शक्ति को, उसी क्षमता को बुद्धि कहते हैं। यहाँ पर बुद्धि हमारी ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना तो हम इसे छू सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति के कार्य व्यवहार से ही बुद्धि का हम आभास लगा सकते हैं। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री को देखकर उसकी सुंदरता का आभास नहीं लगा सकते, उसके कार्य व्यवहार के कारण ही हम उसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति को देखकर उसे हम ईमानदार नहीं कह सकते, उसके कार्य व्यवहार की वजह से ही हम उसके ईमानदारी का वर्णन कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये परिभाषा हमारी सामने आती है कि व्यक्ति के अंदर जो छिपे हुए गुण व्यवहार होते हैं, वो जो कार्य करने से परिलक्षित होते हैं, उन्हीं गुण धर्मों को या गुण या मानसिक योग्यताओं को ही बुद्धि कहा जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को ये 3 सिद्धांत मैंने एक्सप्लेन किए, समझाने का प्रयास किया, बुद्धि के कॉन्सेप्ट या डेफिनेशंस देने का प्रयास किया। अब आप अगर इससे भी ज़्यादा, इससे भी सुपर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस नॉलेज विला कोचिंग में, ठीक, सुबह 10 बजे और दोपहर के बाद 3 बजे 2 बैच सी-टेट, यूपी-टेट स्पेशल्स के लिए ऑफलाइन चालू है। आप कांटेक्ट यानी संपर्क कर सकते हैं। और अभी 2 ही दिन बैच स्टार्ट किए हुए हैं, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ मैटर भी उसमें आगे नहीं बढ़ा है। उसमें पहला टॉपिक मेरा अभी यही बुद्धि का ही स्टार्ट हुआ है, जो मैंने आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। और आप हमें इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बाकी डिटेल देखने के लिए हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है। थैंक यू दोस्तों।